जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे नीट और बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा वो डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन बी एंड सेक्शन ए में। तो सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन रहेंगे, जो एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है वो बताया जाएगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 से लिया गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे इसको जाके इसी लाइन को एज इट इज़ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको टिक कर लेना है। और जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ही क्वेश्चन उठाया जाएगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि ये हम 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे और जितने भी लेक्चर आएगा सारा आप देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बाय द एंड ऑफ, यहाँ से बाय द एंड ऑफ डैश द बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेटेड एंड आईलैशेस आर फाउंड। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, तो किस मंथ की बात कर रहा है, तो ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्ट्री। देखो प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, प्रेगनेंसी तीन स्टेज में पूरा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्ट्री, सेकेंड ट्राइमेस्ट्री एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 3 मंथ का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ का हो गया, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो होगा वो भी 3 मंथ का होगा, तो टोटल 9 मंथ हो गया। तो ये सारे जो कंडीशन दिए गए हैं ये किस मंथ में होता है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है। आंसर नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन जो है किस पेज से लिया गया है, तो पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज इन अ वुमेन हुज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इतना 34 इज। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 से लिया गया है। तो यहाँ पे ल्यूटियल फेज की बात कर रहा है। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा आपको, इस ग्राफ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान ले 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उनमें 2 फेज में डिवाइड किया, एक फॉलिकुलर फेज होता है और एक होता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज जो होगा टोटल 14 दिन का होगा, कितना दिन का, 14वें दिन का होगा, 14 दिन का। अब 1 से लेकर 4 दिन तक जाएंगे, 14वें दिन तक जाएंगे तो 14वें दिन पे क्या ओवुलेशन होगा, मतलब 14 दिन हो गया फॉलिकुलर फेज, 14 दिन हो गया ल्यूटियल फेज। हमेशा याद रखेंगे कि फॉलिकुलर फेज जो है वेरी कर सकता है, बट ल्यूटियल फेज वेरी नहीं करेगा, वो 14 दिन का ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 डेज। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आगे और भी क्वेश्चन आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल, यानी फीमेल के जेनाइटेलिया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से रिलेटेड कौन सा अलग है। तो क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है, हाइमन भी है, मोन्स भी है, मानी मोन्स प्यूल्स, और लेविया माइनोरा एंड लेविया माइजोरा वो पढ़े थे। और सर्विक्स जो है ये कैनाल है जो किसको कनेक्ट करता है, यूटेरस एंड वेजाइना को कनेक्ट करता है। ये आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क बाय द मेमोरी ग्लैंड, यानी मेमोरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज कराने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क का सेक्रेशन, मिल्क का फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुज सेक्रेशन कंटेन फ्रुक्टोज, यानी कि 2 एसेसरी कौन से ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो जिसके सेक्रेशन में फ्रुक्टोज होता है। तो हमको पता है कि एक पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल होता है और एक होता है क्या प्रोस्टेट ग्लैंड, और 2 होता है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। तो किसका सेक्रेशन में फ्रुक्टोज होता है, तो हमें पता है कि सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन में
फ्रुक्टोज होता है एंड सर्टेन एंजाइम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि डिलीवरी के लिए जो सिग्नल देता है, यानी लेबर पेन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो फेटल ऑक्सीटोसिन, प्लासेंटा एंड फुल्ली डेवलप फ्यूटस, यानी जो प्लासेंटा और फुल्ली डेवलप फ्यूटस है यही क्या सिग्नल प्रोवाइड करता है, किसको, मदर को। और वो सिग्नल कहाँ तक पहुँचता है, मदर के यूटरस पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वहाँ पे जाके ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कराता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 से ले गया है। वहाँ पे जाइए, उसको पलटिए और उसमें टिक कर लीजिए। बोल रहा है कि लीडिंग सेल आर लोकेटेड इन इंटरस्टेशियल स्पेस इन टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्टोली सेल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। सर्टोली सेल का काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, सहायता करना, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सीडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम ट्रिगर्ड बाय द डिक्लाइन इन, यानी कि पेज नंबर 50 से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो कौन से हार्मोन का कमी होता है, तो शेडिंग होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 3, यानी प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन सेक्रेटेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होता है। ये पेज नंबर 53 से लिया गया है। कोर्टिसोल नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यही होता है, और ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होता है। तो आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, यानी पेज नंबर 51 से लिया गया है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सेक्रेट नहीं होता है। तो देखिए, ये है रिलैक्सिन, बिल्कुल होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और FSH है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन तो होता है, इससे कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रेशन होता है, और एस्ट्रोजन का भी सेक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का, यानी ल्यूटिनाइजिंग मतलब LH की बात कर रहा है, इसी को फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है आपका पिट्यूटरी हार्मोन है, नॉट कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ब्लैंक दिया हुआ है इसको भरना है, A और B को। स्टेटमेंट पढ़ो, ये कहाँ से, 49 से, पेज नंबर 49, यानी 12 क्लास के पेज नंबर 49 से ये क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन, पहला लाइन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, यानी कि ह्यूमन बींग के मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो मियोसाइट 2n होता है, तो 46 होगा, ये भी 46 होगा, ये दोनों सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। तो इनमें से अब देखते हैं क्या होगा। बोला वाइल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ देयर मेल गैमेट्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, यानी मेल गैमेट होने के लिए क्या होना चाहिए, एक X होना चाहिए, XY होना चाहिए। तो ये Y वाला हो जाएगा, 23 दूना 46। तो यहाँ पे जो है आपका 23 नहीं होगा, 22 प्लस इतना Y होना चाहिए था, ठीक है, एंड N, ये ही सही हो जाएगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 2 हो जाएगा। देखो उसमें क्या होगा कि अगर 46 है ना, तो उनमें 22 प्लस Y होगा एंड 22 प्लस X होगा। तो यानी कि ये दोनों मेल में होगा, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, 23 तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा, तो ये वाला इसीलिए गलत है, ठीक है। 12 नंबर, विच सेल ऑर्गेनाल इज एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना है स्पर्म को स्विम करने में, और स्विमिंग यानी डायरेक्शन के लिए कौन हेल्प करता है, तो उसका जो टेल होता है वही हेल्प करता है। तो आंसर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1
विथ दोज विथ कोल्हानी कॉलम 1 को 2 से मैच करना। मेनार्की क्या होता है? हम जानते हैं कि मेनार्की जो होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट इसको क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलेंगे। मेनोपॉज बोलते हैं मतलब जो मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है और उससे आगे नहीं होगा तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। यानी कि मेनोपॉज में एमेनोरिया में क्या होगा? एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन, फर्टिलाइजेशन ओवा। उसके बाद यहाँ कैसे मिलान होगा? मेनार्की हो गया क्या? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ पीरियड। सबसे पहले मिला तो 1 का 3 1 का 3 यही सही है, बाकी सब गलत है, उतना सोचना भी नहीं था। तो बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1। 14 नंबर देखिए, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन ह्यूमन फीमेल्स अकर्स इन। तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? यानी कि मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स का मिलन कहाँ पे होगा? तो फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में होगा। तो फ्लोपियन ट्यूब का 3 पार्ट अस्तमस, एम्पुला एंड इनफेंडिबुलम होता है। तो एम्पुला में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? एम्पुला। कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन तो एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन ही मारना है आंसर, नहीं तो अभी के हिसाब से एम्पुला हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लिया गया? पेज नंबर 51 से लिया गया। ये देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 51 से, उसको टिक कर लीजिए आप। कर लिए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोलता सेलेक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। स्पर्म ट्रांसपोर्ट का पाथ जो है सिलेक्ट करना है, वीबीआई। ये क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है नीट में। तो पेज नंबर 48 से लिया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंस या इपीडिडाइमिस। नहीं, ये तो गलत हो गया, पहले इपीडिडाइमिस होना चाहिए था। रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ये तो गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना अराउंड 50 ईयर्स में, इसी को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते थे। ठीक है, ये बोलते हैं मेनोपॉज। अब मेनार्की होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को मेनार्की बोलते हैं। ओवुलेशन मतलब होता है क्या? अंडा का रिलीज होना, यानी ओवरी से अंडा जब बाहर आता है इन द फॉर्म सेकेंडरी ओसाइड, जो सेकेंडरी ओसाइड बाहर आता है इसी को ओवुलेशन बोलते हैं, अंडा रिलीज होना। इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट, जो यूट्रस के वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है, धस जाता है, जिससे फ्यूटस का डेवलपमेंट होता है, उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनोपॉज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, यानी कि हेयर का हेड पे अपीयरेंस होना फ्यूटस के किस मंथ में होता है, कब होता है? तो 5th मंथ में होता है। ये कहाँ से लिया गया? पेज नंबर 54 में। पेज नंबर 54 का जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप लोग। आंसर 1 हो गया। देखो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ा जाए और देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन etc आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 देखो, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फेटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस द प्यूबर्टी। बिल्कुल ये भी सही है। मतलब देखो यानी कि फर्स्ट वाला का दूसरा वाला जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल रहा है। तो आंसर पी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। आंसर देखिए, ठीक है, क्या दिया है कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 2 आर एक्सप्लेन। हाँ यही तो सही है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नोट दिया हुआ था इसलिए 1 हो गया। ठीक है, हम उल्टा देखे थे तो आंसर हो जाएगा। पहला का तो सही था लेकिन दूसरा भी उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आंसर हो गया 1। क्वेश्चन है FSH सर्टुली सेल, LHS लीडिंग सेल। ठीक है, कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ चूजिंग द करेक्ट। है ना, LHS जो है सर्टुली सेल को करता है, स्टिमुलेट करता है, LH जो होगा लीडिंग सेल को। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल
मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिलेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो किसके वजह से होता है? तो ये पेज नंबर 50 से लिया गया ये क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म्ड आफ्टर ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल, तो ये होता है कॉर्पस लूटियम। जो कॉर्पस लूटियम जो होता है हार्मोन का सेक्रेट करता है, ठीक है। जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, इससे अंडे निकल जाते हैं तो बच जाता है जो येलो बॉडी, उसका नाम है कॉर्पस लूटियम। यही प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है टेम्पोररी, इसीलिए उसको टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आंसर हो जाए कॉर्पस लूटियम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फनल शेप पार्ट ऑफ द ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी इज, यानी कि ओवरी के क्लोज में कौन है? तो देखो ओवरी यानी फ्लोपियन ट्यूब का 3 पार्ट, और यूटेरस से जुड़ा हुआ अस्थमस, बीच वाला एम्पुला, और ओवरी से जुड़ा, ओवरी के बगल में है इन्फेंडिबुलम। तो फनल शेप कौन है? इन्फेंडिबुलम है। आंसर हो जाएगा आपका 3। देख लीजिए स्ट्रक्चर में, देखिए ये है फनल शेप इन्फेंडिबुलम, ये ओवरी के बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर आर कोल्ड, तो इसको बोलते हैं 8 to 16 ब्लास्टोमर। ये देखो 8 to 16, तो इसको मोरूला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोरूला बोलेंगे। यहाँ पे लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन, एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर आर कोल्ड मोरूला एंड लुक लाइक फ्रूट, मलबेरी के जैसा दिखाई देगा आपको। मोरूला फर्दर डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट एंड मूव फर्दर टुवर्ड द यूटेरस। मोरूला फिर क्या होता है? डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ये जाता है यूटेरस में, यूटेरस में जाके यही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 24। विच स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, तो ये बोलते हैं क्लाइटोरिस होता है। देखो ये आंसर हो गया आपका क्या? क्लाइटोरिस। बोलता है कि लेबिया माइनोरा के ऊपर, देखो लेबिया मेजोरा है बाहर वाला, उसका लेबिया माइनोरा है, ये वाला पार्ट है लेबिया माइनोरा। इसके जस्ट ऊपर जो है इसको यूरेथ्रा के ऊपर इसको मॉन्स फ्यूज, और यहीं पे क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। क्या होगा? क्लाइटोरिस, जो क्या होगा? ह्यूमन यानी कि मेल पेनिस के एनालॉजी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा इन अ फीमेल। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज होमोलोगस टू द ग्लैंड्स पेनिस ऑफ मेल्स। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सीमेन, इनमें से सीमेन का कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? तो सेमिनल प्लाज्मा ओनली नहीं, आरबी होता है। स्पर्म ओनली नहीं, सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विद स्पर्म बिल्कुल सही, सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विद ओवम नहीं, ये वाला पॉइंट सही है, 3 नंबर सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमेन अंडर नॉर्मल कंडीशन कंटेन फ्रुक्टोज, सिट्रिक एसिड, स्पर्म, फॉस्फेट, इटिसियन, कैल्शियम होता है। आरबीसी इज नॉट नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेन, सीमेन का आरबीसी, सीमेन में आरबीसी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सेक्शन बी को हम पहले कंप्लीट किए हैं, उसमें बताए हैं कि कौन सा इससे मतलब कौन सा लाइन से क्वेश्चन को एनसीईआरटी के कौन सा लाइन से क्वेश्चन को उठाया गया है, उसको आप टिक कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब सेक्शन ए में चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और इसको डील करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से डिफरेंट है, किस बेसिस पे? सारा का सारा सही होगा, बोला एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा बेसिस नहीं था? तो दे प्रोड्यूस गैमिट, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमिट बनाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमिट नहीं बनाता है, ये तो था। जो नहीं होगा वो चुनना है। दे सेक्रेट सेक्स हार्मोन बिल्कुल सही है। दे आर कंसर्न विथ कंडक्शन ऑफ गैमिट, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं, आगे देखते हैं। टेस्टिस इन अ मेल एंड ओवरीज इन अ फीमेल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो यही बी नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, यानी बी बोले तो सॉरी बी नहीं 3 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ अ पॉच कॉल्ड स्क्रोटम, यानी कि जो हैंगिंग रहता है टेस्टिस नीचे थोड़ा सा, तो वो आखिर स्क्रोटम में क्यों रहता है? तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए क्या होता है, वो हैंगिंग रहता है पॉच लाइक स्ट्रक्चर में। यानी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो देखते हैं उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, वही ऑप्शन सही होगा। पहला देखो, देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन पेल्विक एरिया फॉर द टेस्टिकल्स टू बी हाउस्ड होल्ड है, गलत बात है ये। नेक्स्ट देखो, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ 2 ब्लैंक्स, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट डैश कंपार्टमेंट, तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो 250 कंपार्टमेंट होता है। कॉल्ड टेस्टिकुलर लेवल, इच लोब्यूल कंटेन डैश हाईली इक्वल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन एंड फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द टेस्टिस, तो कौन सा सेल है जो टेस्टिकुलर हार्मोन का सेक्रेशन करता है, एंड्रोजन का? तो वो आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2, लीडिंग सेल एंड इंटरस्टेशियल सेल। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज, तो मेटस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। देखो ये है यूरेथ्रा, ये सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल, ये वास डिफरेंस, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। बोल लगा वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज, तो ये देखो यहाँ से वास डिफरेंस रिसीव, देखो ऐसा है सेमाइनल वेसिकल, इधर से वास डिफरेंस का डक्ट आता है और इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है। उसका इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगा? यूरेथ्रा में। तो आंसर हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। तो ऑप्शन 2 है सही। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन सेक्रेशन ऑफ, तो सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स, तो मेल एसेसरी ग्लैंड कौन से है? पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड, तो यानी कि सारे के सारे हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सर्टोली सेल आर फाउंड इन, तो सर्टोली सेल कहाँ पे होता है? ओवरीज एंड सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, नहीं, बिल्कुल नहीं, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस एंड सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन, सेमनिफरस ट्यूब्यूल एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन दैम, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलेंगे? बिगिन्स आफ्टर स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट टू क्विक सक्सेसिव मियोटिक रिडक्टिव डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड राउंड ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कहने का मतलब है स्पर्मेटोसाइट का कन्वर्सन स्पर्मेटिड में होता है, तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन देखते हैं। मतलब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब इज, यानी फलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? अस्थमस, एम्पुला एंड इन्फेंडिबुलम, ये तीनों का तीनों क्या है? फलोपियन ट्यूब का पार्ट है। जो अस्थमस जो है यूट्रस से जुड़ा हुआ है, और बीच वाला पार्ट जो वाइडर पार्ट है उसको एम्पुला बोलेंगे। इन्फेंडिबुलम जो है कहाँ पे है? ओवरी से जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम्पुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच हैज़ नैरो लुमेन एंड जॉइन टू द यूटेरस। यानी ओविडक्ट का लास्ट पार्ट कौन सा है? तो ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है एस्थमस, ये वाला एस्थमस, ये देखिए। ओविडक्ट मतलब फ्लोपियन ट्यूब की बात कर रहा है। तो इसका लास्ट पार्ट ये है, एस्थमस है ये वाला पार्ट, जो कहाँ से जुड़ा हुआ? यूटेरस से जुड़ा हुआ है। यही पूछ ही रहा था, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड टू रिलीज फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। यानी कि ओवरी से जब अंडे बाहर निकलता है, एक्चुअली में वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, वो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। उसके बाद वो जस्ट उसमें क्या होगा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। अभी सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, तो एक निकलेगा मियोसाइट और एक निकलेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो आंसर देखते हैं कौन सा है। प्राइमरी oocyte बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी oocyte आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस बिल्कुल नहीं, मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस 1 बिल्कुल सही है, विथ 1 पोलर बॉडी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल फॉर्म। तो यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है मेल में, तो मेल जर्म सेल से क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। तो ये इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन से क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेस्ट्रुएशन। तो मेस्ट्रुएशन के अकॉर्डिंग में कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखते हैं। सबसे पहला देखो, द फर्स्ट मेस्ट्रुअल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कोल्ड मेनार्की, इज कोल्ड मेनार्की, ये तो सही है। अच्छा, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है ना, अच्छा, ये सही है। तो इनमें से गलत कौन है वो देखते हैं। लैक ऑफ मेस्ट्रुएशन मे अल्सो अकर्स ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक स्ट्रेस, पुअर एंड हेल्थ, ये भी सही है। कॉर्पस लूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है। इन absence of fertilization corpus luteum degenerate in luteal phase and a new follicle start developing immediately. Absence of fertilization, corpus luteum degenerate in a luteal phase and a new follicles start developing immediately. corpus luteum नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल का 32 दिन दिया गया, डज ओवुलेशन टेक प्लेस। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा, जितना दिन का ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे 32 दिन दिया हुआ, 32 डेज दिया हुआ रहे, तो अभी हम बोले थे कि 14 डेज या ल्यूटियल फेज फिक्स है। कितना दिन? 14 दिन का। तो इनमें से 14 दिन माइनस कर दो, जितना दिन बचेगा वही दिन में क्या होगा? उसका ओवुलेशन होगा। तो 14 दिन माइनस करते हैं तो क्या होगा? 12 में से 4 गया, 8 4 12 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 18वें दिन क्या होगा? इसका ओवुलेशन होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन दिया हुआ रहे और पूछे ओवुलेशन कब होगा, तो आपको 14 दिन माइनस कर देना है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज 14 दिन का, फॉलिकुलर फेज जो है 14 दिन का बताए थे, और 14 दिन का क्या बताए थे? ल्यूटियल फेज, जब 28 दिन का मेस्ट्रुअल साइकिल था। तो और उसमें ये भी बोले थे कि ल्यूटियल फेज फिक्स रहेगा, और ये जो फॉलिकुलर फेज है ये डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 14 दिन का 18 दिन के जगह 28 दिन के जगह 32 दिन दिया हुआ है, तो इसका मतलब फॉलिकुलर फेज में क्या हो जाएगा? वेरिएशन आएगा। तो अब कितने दिन पे ओवुलेशन होगा? तो 14 दिन माइनस कर दो, जो बचेगा उसी दिन होगा। तो आंसर 18 हो गया। 15 नंबर देखते हैं। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किस में ट्रांसफर होता है? तो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो येलो बॉडी बोलेंगे इसको,
क्योंकि वो येलो कलर का होता है। फिर क्या उसमें, फिर वो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉर्पस अल्बिकेंस को बोलते हैं वाइट बॉडी। आंसर हो जाएगा 1। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स एट, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो एम्पुला में होगा। उसके बाद वाई इट इज़ साइंटिफिकली करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ह्यूमन मेल्स रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। नहीं, तो ह्यूमन फीमेल्स इज XX, वेर मेल क्या होगा, XY। 50% X तो 50% Y, तो यही डिटरमाइन करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 3। 18वें नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन, जो प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन से क्वेश्चन दिया गया है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। तो फीमेल में ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे, तो ये कहाँ पे होगा, तो इसका इम्प्लांटेशन होगा इंडोमेट्रियम वॉल पे। तो ऑप्शन पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉर्म प्लासेंटा इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, नहीं ये गलत है। गेट इम्प्लांटेड इनटू यूटेरस 3rd डे ऑफ ओवुलेशन, ये सही लगता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। गेट इम्प्लांटेड इन द इंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये भी सही है। उसके बाद द ट्रोफोब्लास्ट सेल गेट डिफरेंशिएटेड, ये सही है, यही सही है, 3 नंबर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ट्रोफोब्लास्ट 19 देखते हैं। ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, ट्रोफोब्लास्ट किस में इन्वॉल्व नहीं होता है, प्रोडक्शन एंड ट्रॉफिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। फ्यूटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, उसके बाद बॉडी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्रॉनिक विलाई। तो इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए, तो ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये देखो बॉडी ऑफ एम्ब्रियो। द इनर सेल मास आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। देखो ये वाला जो चारों तरफ से लेयर बनता है, एक सिंगल लेयर, इसको आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। और बीच में जो इनर मास होता, इनर मास हो, ये है इनर मास बीच वाला। ठीक है, तो यही वाला पार्ट जो इनर सेल मास है, यही किस में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग लेता है, और ट्रोफोब्लास्ट नहीं लेता डायरेक्टली। तो आंसर हो जाएगा क्या, 3। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, प्लासेंटा एक्ट एट इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक। तो प्लासेंटा का काम है इंडोक्राइन बन जाना और हार्मोन सेक्रेट करना। तो क्या क्या, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सभी का सभी हार्मोन का सेक्रेशन करता है प्लासेंटा के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा 4। 21 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जिसमें H लगा हुआ वही रहेगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो ये नहीं, ये दोनों नहीं, ये होता 1 नंबर सही है। 21 नंबर 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड द मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम। तो वो किससे होगा, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट से होगा। द स्टेम सेल विच हैव पोटेंसी टू गिव ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर फॉर्म फ्रॉम इनर सेल मास। ठीक है, आंसर 3 ये वाला। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई। तो ये फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड प्लासेंटा के थ्रू। 3 नंबर बोलता है, सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप फ्यूटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ। तो वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल प्यूटिटरी ग्लैंड। यही लेबर पेन काउज करता है, यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इससे पेन होता है। डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के NCERT वेस्ट। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और साथ में ये बताएंगे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीज इन एयरबोर्न एलर्जी, यानी एयर से होने वाले एलर्जी की बात कर रहा है। पीपुल सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, तो वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर सफ़र कर रहा है। मैनिफेस्ट वीजिंग ड्यू टू, जब वीजिंग जो कर रहा है किसके कारण कर रहा है, तो देखते रिडक्शन इन सेक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय द निमाटोसाइट, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखो, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज द एल्व्यूलर वॉल्स, ये भी गलत है। उसके बाद देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट क्या है, बिगिन्स ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग म्यूकस सेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। तो आपको ये आंसर 3 है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो 11th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 275 से लिया गया है। तो आपको 275 पे देखिए, वहाँ पे ये लिखा हुआ है और इसको टिक कीजिए, ताकि आप दोबारा जब ये इसको रिवाइज़ कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, देखो, स्ट्रक्चर नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स इज आर। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होता है, पहले वो समझिए। ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग है वो सी शेप कार्टिलेज की बात कर रहा है। ये सी शेप कार्टिलेज किस में होता है, तो ये होता है ट्रेकिया में। किस में होता है, ट्रेकिया में होता है, जो विंड पाइप है, ठीक है। तो ट्रेकिया जो होता है, जो ये है ट्रेकिया, इससे 2 ब्रांच निकलेगा, तो उसको बोलेंगे क्या, प्राइमरी ब्रोंकी। उससे जो ब्रांच निकलेगा सेकेंडरी ब्रोंकी, जो उससे ब्रांच निकलेगा टर्सरी ब्रोंक्यूल्स या इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इसी से आंसर देखिए, मैच कीजिए। तो हम देख रहे हैं जैसे कि पहला ऑप्शन है क्या, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, दूसरा है टर्सरी ब्रोंक्यूल, तीसरा है क्या, ट्रेकिया। ट्रेकिया में तो होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। टर्सरी ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो टर्सरी ब्रोंक्यूल तक हो जाएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल में तो होगा ही। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है यही खुलता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ तक जो है आपका कार्टिलेजिनस रिंग नहीं हो पाएगा, तो आंसर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, एनिमल विच हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, ठीक है। तो यानी कि इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ट्रेकियल ट्यूब। तो ट्रेकियल ट्यूब किस में होता है, तो इंसेक्ट में होता है। तो राइट आंसर इंसेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए आंसर हो गया, राइट आंसर है इंसेक्ट। उसके बाद और भी कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस के द्वारा। इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है बॉडी सरफेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद होता है अर्थवर्म में क्या आता है, मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। और इंसेक्ट में देखो ट्रेकियल ट्यूब है। उसके बाद एक्वाटिक अर्थ्रोपोडा मोलस्का में क्या होगा, गिल्स होगा। फिश में क्या होगा, गिल्स होगा। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या होगा, लंग्स होगा, ठीक है। और एम्फीबियंस जैसे एग्जाम्पल में दिए क्या, फ्रॉग, उसमें क्या हो जाए, मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, यानी कि फ्रॉग जितने भी हैं उसमें क्या होगा, मॉइस्ट स्किन होगा। मैमल्स में होता है वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये वाला चार्ट भी याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इन द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाई, खाली जगह दिया हुआ, यानी कि डोर्सली भी क्या होता है, तो डोर्सल साइड में होता है क्या, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है और वेंट्रली बाई स्ट्रेनम होता है। वेंट्रल आगे की साइड में क्या होगा, स्ट्रेनम होगा। तो इसी तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमम इंस्पायरेशन जो होता है, जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है, उसको ऐड करके टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, एक तो होगा रेसिडुअल वॉल्यूम, एक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होगा टाइडल वॉल्यूम और एक होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सारा को जोड़ के क्या बोलते हैं, टोटल
लंग्स कैपेसिटी बोलो या टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन एयर बोलो, तो यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विथ इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इन्हांस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या हो जाएगा? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कराना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से रिलेटेड है। दो ही पॉइंट याद रखना है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन वाला, तो यानी कि पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दोनों रिलेट करेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा। बाकी इसका उल्टा जो भी होगा सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिसोसिएशन होगा, अगर टेम्परेचर घटता है तभी एसोसिएशन होता है, ठीक है। यानी यही दोनों याद रखना है, बाकी सब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द पार्शियल प्रेशर इन mmHg of O2 and CO2 in alveoli are respectively। alveoli में पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसका? O2 का और किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो alveoli में होता है कितना? 104 होता है ऑक्सीजन का और 40 होता है किसका? O2 का होता है। तो आपका राइट आंसर यही होगा। और ये होगा क्या? ये वाला एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए आप इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाए? 1 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेज द कॉलम टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर जितना वॉल्यूम को किया जाता है उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? जो फोर्सफुल कितना इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली जोर से, तो वो होता है क्या? 2500 से 3000 हो जाता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? जो हम फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, वो 1000 से 1100 होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जो बचा हुआ वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में रहेगा, इसके बिना लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, वो होता है 1100 से लेकर 1200 ml होता है। तो इसी तरह से आपका राइट आंसर 4 नंबर मिल रहा है। देख लीजिए, ये देखिए ये नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा है ये वाला। अगर फोर्सफुली इंस्पायर करता है तो ये होता है इंस्पायरेटरी के रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और फोर्सफुली एक्सपायर करता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? टोटल लंग्स के वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको? जो ये बचा हुआ वॉल्यूम है, ये बचा हुआ वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाएगा। इस चार्ट को भी याद कर लीजिएगा, ओके। तो आंसर 4 हो गया, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नियरली खाली जगह यानी ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, परसेंटेज ऑफ CO2 यानी कि कितना % ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी के साथ कितना % CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है? तो हम जानते हैं 20 से 25% का। उसके बाद वेयर एज बी परसेंटेज ऑफ इट इज़ कैरिड आउट बाय बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट के साथ कितना % ट्रांसपोर्ट होता है? तो बाइकार्बोनेट के साथ 70% होता है। तो इसी तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फैक्टर विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसके डिसोसिएशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो एक ही बात, अगर डिसोसिएशन करना है तो पीएच को कम करना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को कम करना, बाकी सब बढ़ाना है। देखो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो, हाँ तो बिल्कुल सही है ये। हाई टेम्परेचर, ये भी सही है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नहीं, ये पार्शियल प्रेशर इसका हाई होना चाहिए था। CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए था। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद ये कर्व जो दिया है सिग्मॉइड कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, तो इसका राइट साइड शिफ्टिंग कब होगा? तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जब भी क्या हो जाए डिक्रीज इन एफिनिटी फॉर O2, यानी O2 के साथ एफिनिटी डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और यहाँ पे pH कम होगा। देखो नीचे दिखा हुआ है, ठीक है। और 2,4 DGP क्या होगा? ज़्यादा होगा, टेम्परेचर सब कुछ ज़्यादा होगा, सिर्फ pH कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा।
तो ये राइट शिफ्ट होगा, इसी का जस्ट उल्टा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा कर्व का। इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इम्फाइसेमा द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज रिड्यूस। इम्फाइसेमा क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ गैसियस एक्सचेंज, मतलब किसका बोल रहा है? अल्विलाई का जो होता है वो अल्विलाई ये कर जाता है, दोनों मिट कर जाता है और उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। तो बोला ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग द वॉल ऑफ अल्विलाई आर डैमेज। बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाना बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड नेमेटोक्सिक सेंटर आर रिस्पेक्टिवली लोकेटेड इन। तो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है और नेमेटोक्सिक सेंटर जो इनहिबिटरी इफेक्ट काउज करता है उसको पोन्स बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, ये देखिए पोन्स, देखिए पोन्स, देखिए ये क्या है? नेमेटोक्सिक सेंटर, नेमेटोक्सिक एरिया, नेमेटोक्सिक सेंटर है। ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है किसको? इंस्पायरेटरी एरिया को। और ये इनहिबिटरी इफेक्ट देता है किसको? तो इंस्पायरेटरी एरिया को। चलिए यहाँ पे देखिए, ये मेडुला की बात कर रहा है, एक्सपायरेटरी का देखिए। तो इसी तरह आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये है पोन्स। जो पोन्स जो है ना वो इनहिबिटरी इफेक्ट काउज करता है और जो मेडुला है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? इंस्पायरेशन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नहीं सॉरी 2, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑन अ ग्राफ द कर्व ऑब्टेन्ड डिस्क्राइब। ये जो कर्व है ना इसको बोलते हैं क्या? सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व या एस कर्व बोलते हैं। तो कहाँ पे आंसर? आंसर 3 हो जाएगा। एनसीईआरटी से लाइन है। देखिए एनसीईआरटी का लाइन नंबर कितने, पेज नंबर कितना है? 274। यहाँ से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का लाइन मेंशन किया हुआ है, उसको जाके देख लीजिएगा, उसका आंसर भी आपको है उसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से किसका कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। हाँ, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज एन एलर्जिक कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग accompanied by the whizzing sound। ये बिल्कुल सही है। ये इन एस्थमा देयर इज नो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल्स। ये देखो, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, देखते हैं आगे। और क्या लिखा है? न्यूमोकोसिस एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज काउज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेरियस डस्ट पार्टिकल। ये भी सही है। इन इम्फाइसेमा अल्वियोलर वॉल आर डैमेज लीडिंग टू रिडक्शन। हाँ ये सही है, मतलब 2 नंबर गलत है। तो आंसर 2 सही है। ये कहाँ से लिया गया है? तो पेज नंबर 275 से, एनसीईआरटी का पेज नंबर जो है 275 से ये क्वेश्चन लिया गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर देखिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। यानी इनमें से कौन इनकरेक्ट है उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सपायरेशन की बात। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ एक्सपायर एयर इज मोर देन अल्व्यूलर एयर बट लेस देन एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा देखो, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ एक्सपायर एयर इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ अल्व्यूलर एयर एंड मोर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। हमको इनकरेक्ट चूज करना है। तो देखिए सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस सी लेवल इतना, ये भी सही है, 1 atm के बराबर होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन 4 देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 इन सिस्टमेटिक वेन इज सेम एज दैट इन पल्मोनरी वेन। नहीं, गलत है ये। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया 4। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और ये पेज नंबर 275 से लिया गया है। जाके एनसीईआरटी को देखना ही है आपको, ठीक है, और उसको टिक कर लेना है। देखिए क्या बोला, पोन्स यानी बेसिक रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। अभी अभी देखिए पीछे हम, ठीक है। क्वेश्चन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, तो ये पेज नंबर 272 से लिया गया है। तो ऑप्शन 1 देखिए, इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू, इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन अल्व्यूलाई, और अल्व्यूलाई में और किस में, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन अल्व्यूलाई। हाँ बिल्कुल सही, यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन सही है, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर बाई पर्सन फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली कितना बाहर फेंक सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी जो नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, उसके अलावा वो कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। कहाँ हो गया, एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसी को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं। आंसर 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मैच करना है मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स वेरोलाई एंड आर्किटिक आर्क एंड कॉर्टिक आर्क। कुछ क्वेश्चन बाहर से भी लिए गए हैं, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है उसको जो है क्वेश्चन में हम शामिल कर लिए हैं। देखो मेडुला ऑब्लोंगाटा, नेमाटोक्सिक सेंटर, स्विच ऑफ द सेंटर ब्रीथिंग नहीं, नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, हाँ नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। और पोन्स जो होता है स्विच ऑफ मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और ये हो जाएगा केमो रिसेप्टर। तो आंसर क्या हो जाए, 1 का 3, बी का 2, 1 का 3, बी का 2, ये वाला 3 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन अल्व्यूलाई एंड ब्लड थ्रू द रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, जो थिकनेस जो होता है इन रेट ऑफ डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। सोलिबिलिटी ऑफ गैस जितना सोलिबल उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। ये भी पेज नंबर कितना से लिया गया, 272 से, ठीक है। तो इसी तरह से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ABC तीनों हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ अल्व्यूलाई की बात कर रहे हैं, अल्व्यूलाई देख लो, आंसर 4 है, अल्व्यूलाई देखो, ठीक है। ये क्या है, ये वाल ऑफ अल्व्यूलर वाल, यहाँ से देखो अल्व्यूलर वाल 1 सेल थिक होता है। ये क्या ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसमें जो रेड दिख रहा है वो RBC है। यहाँ से क्या हो रहा है कि ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है, इधर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा है, तो इसको देख लीजिएगा आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो इस तरह से एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चन बनता था वो बता दिए गए हैं, उसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और एनसीईआरटी के लाइन को टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं उसके अलावा कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल रिस्पायर थ्रू लंग्स, इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल है जो लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। तो अर्थवर्म, इंसेक्ट, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद देखो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म नहीं, फिशेस, एक्वाटिक अर्थोपोडा नहीं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। स्किन ऑफ मैन कैनॉट एक्ट एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन बिकॉज इट इज़ ड्राई, इट इज़ नॉट थिन, इट इज़ नॉट परमेबल टू CO2 एंड O2, ऑल ऑफ दिस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसका रिस्पिरेटरी क्या बोला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी पार्ट, रिस्पिरेटरी पार्ट में जो ह्यूमन के रिस्पिरेटरी सिस्टम में उसका क्या फंक्शन है। इट क्लियर द इनकमिंग एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ एयर अप टू बॉडी टेम्परेचर, इट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, इट एक्सचेंजेज O2 CO2 एंड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ क्या बोला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी पार्ट, तो रिस्पिरेटरी पार्ट का काम है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज कराना, ठीक है। बाकी ऊपर जितना भी दिया हुआ है वो क्या है, कंडक्शन पार्ट का पार्ट है, तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, वेंट्रली एंड लेटरली द थोरासिक चैम्बर, देखो वेंट्रल साइड में क्या होता है, तो स्ट्रेनम होता है, और लेटरल साइड में रिफ्स होता है, और डोर्सल साइड में क्या होगा, तो डोर्सल साइड में हो जाएगा आपका इस वर्टिब्रल कॉलम, और जो लोअर साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वेंट्रली, तो वेंट्रली हो गया आपका स्टर्नम, और लेटरली रिप्स हो गया, आंसर हो गया आपका 3, देखिए 3 में है यहाँ पे, ये तो वेंट्रली है क्या, स्टर्नम, और रिप्स क्या, डोर्सली, आंसर 3 हो गया। ये देखिए, एडम्स एप्पल इज अनदर नेम ऑफ, एडम्स एप्पल का दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं क्या, कहा गया, हाँ थायराइड कार्टिलेज, क्या होता है, एडम्स एप्पल, ये वाला एडम्स एप्पल, ये दिख रहा है फुला हुआ, थायराइड कार्टिलेज होता है। उसके बाद देखो कि रिंग लाइक कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज, जो रिंग लाइक कार्टिलेज होता है तो लैरिंग्स में उसको क्या बोलते हैं, तो वो हो गया आपका क्रिक्वाइड कार्टिलेज, क्रिक्वाइड कार्टिलेज। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया का कोलैप्स होने से कौन प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो कार्टिलेजस रिंग, ये कार्टिलेजस सी शेप कार्टिलेजस रिंग जो होता है वो कोलैप्सिंग से उसको रोकता है। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ अल्विलाई इन ह्यूमन लंग्स हैव बीन एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली, तो 300 मिलियन होता है, कितना होता है, 300 मिलियन अल्विलाई होता है अप्रोक्सीमेटली। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ह्यूमन ऑब्लिक फाइसर इज प्रेजेंट इन, तो ऑब्लिक फाइसर जो होता है राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स दोनों में होता है, बट जो हॉरिजेंटल फाइसर होता है वो ओनली और ओनली राइट लंग्स में होता है, तो आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये है राइट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग्स, ये जो आप देख रहे हैं इसको ऑब्लिक फाइसर बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको ऑब्लिक फाइसर बोलते हैं, ये दोनों में होता है। इसमें क्या हो गया, एक लोब हो गया, 2 लोब हो गया, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा हॉरिजेंटल फाइसर होता है जिससे क्या होता है, राइट लंग्स जो है 3 लोब में 1 2 3 लोब होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से कुछ क्वेश्चन दिया है, देख लो। अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट इन ह्यूमन ओपन आउट, तो अपर लिप एबव द अपर लिप होता है, जो नोज ओपन कहाँ पे होता है, अपर लिप के पास, एबव द अपर लिप, आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीजेज बिकॉज, इंस्पायरेशन के दौरान थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्यों, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बिल्कुल सही बात है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज इन एंटेरियो पोस्टीरियो एक्सिस एंड डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, तो एंटेरियर पोस्टीरियर में डायफ्राम रहता है, और पोस्टीरियर में कौन, तो वो पोस्टीरियर में तो लेटरल रिफ्स जो होता है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है, और वो क्या करता है, आपका जो है डोर्सो वेंट्रली थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करा। आप देखो उसके हिसाब से आंसर देखते हैं क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बिल्कुल सही है, मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स डोर्सो वेंट्रल, हाँ बिल्कुल सही है, एक ही सही है, 1 नंबर सही जो अभी तो बोल रहे थे, आंसर 1 है सही। देखिए, इन विच इंस्ट्रूमेंट
इन विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन के लिए, क्लिनिकल असेसमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो होता है स्पायरोमीटर। क्या होता है? स्पायरोमीटर। ये है स्पायरोमीटर। चलिए आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन अकर्स ड्यू टू। तो एक्सपायरेशन कब होगा? जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा, और बाहर के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा? उसका प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर वो एक्सपायर करेगा। आंसर 1 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी व्हेन देयर इज एन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ चेस्ट चैम्बर। वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा चेस्ट का तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी लंग्स का ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्रेशर हाई होगा। तो यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा है। जैसे जैसे चेस्ट चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डायफ्राम इज डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज सेपरेट। किसको? थोरैसिक कैविटी को। और किसको सेपरेट करता है? एब्डोमिनल कैविटी को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर 3 हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ये है क्या? यहाँ से ऊपर है क्या? थोरैसिक कैविटी। यहाँ से नीचे जहाँ पे स्टमक वगैरह रहता है, इंटेस्टाइन वगैरह रहता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन प्रेशर विद इन द पल्मोनरी कैविटी इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर के प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो गैस का एक्सप्लोजन होगा, एक्सपायरेशन होगा। आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। फोर्सफुली जितना, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा नहीं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना फोर्सफुली हम इंस्पायर कर सकते हैं, एयर को अंदर ले सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। आंसर 4 हो जाएगा आपका। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कीजिए। बोला वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी नॉर्मली जितना हम वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकते हैं, और उसके अलावा हम क्या फोर्सफुली कुछ एक्सपायर कर सकते हैं। तो नॉर्मली को बोला है ना, तो फोर्सफुली को छोड़ा है। उसके बाद जो उसके अलावा भी क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो मतलब आंसर हो जाएगा आपका ये कि नॉर्मली जितना छोड़ सकते हैं, उसके अलावा फिर हम तो कुछ फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ हमेशा के लिए जो बचा हुआ रहता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ये भी है, ये भी होगा, इसमें दोनों आंसर हो जाएगा मिला के। आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इफ़ अ पर्सन एक्सहेल आउट फोर्सफुली बाई अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट, यानी जितना उसको एफर्ट कर सकता है पूरा एफर्ट लगा के क्या करेगा? वो एक्सहेल करेगा फोर्सफुली, यानी गैस को बाहर निकालेगी। व्हाट विल द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल्ड बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन विदाउट अप्लाइंग एक्स्ट्रा फोर्स। तो कितना वो फिर अंदर ले सकता है? तो टाइडल वॉल्यूम लेगा, और ये लेगा वो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होगा। तो आंसर हो जाएगा 3 का। ठीक है। जितना छोड़ा था वो फोर्सफुली, उसी को ना अंदर लेगा, और नॉर्मल वाला तो लेगा ही। तो नॉर्मल हो गया टाइडल, और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम जितना छोड़ा था उसको। ठीक है। बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब उससे कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज व्हाट टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। तो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होता है CO2 का सोलिबिलिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो आंसर 2 हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्विलाई। अल्विलाई का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी थीन इरेगुलर वॉल एंड हाईली वेस्कुलाइज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला थिक एंड स्मूथ में नहीं। नेटवर्क ब्लड कैपिलरी एंड थिक वॉल नहीं, थिक नहीं। आंसर वो एक ही सही है। NCERT का लाइन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन अल्वुलाई एंड टिश्यू रिस्पेक्टिवली। अल्विलाई में कितना होता है? तो 104 होता है। टिश्यू में कितना होता है? तो 40 होता है। तो आंसर 3 हो गया। ये सारे के सारे NCERT से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच आर द थ्री मेन लेयर present which are the three main layer that form the diffusion membrane। हाँ, तो स्क्वामस इपिथेलियम अल्वुलाई बिल्कुल सही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकी, हाँ देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सब्सटेंस, नहीं ये गलत है। ये अगला देखिए, ये नहीं हुआ। थीन स्क्वामस इपिथेलियम अल्वुलाई, इंडोथेसियम ऑफ अल्वुलर कैपिलरी, नहीं ब्लड कैपिलरी होना चाहिए था। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यूबाइडल एपिथेलियम वाल, नहीं। सिलिएटेड एपिथेलियम ट्रेकिया, एंडोथेसियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस, कहाँ गया, आंसर नहीं है। एक सेकेंड, एक नंबर देखो, थीन स्क्वामस एपिथेलियम अल्वुलाई सही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्रोंकी, बेस एंड बेसमेंट सब्सटेंस, ये गलत है। थीन स्क्वामस एपिथेलियम अल्वुलाई, ये तो सही है। इंडोथेसियम अल्व्यूलर कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी होना चाहिए। देखते हैं बेसमेंट, इसी हिसाब से आंसर तो 2 होना चाहिए, फिर तब आंसर 2 होना चाहिए, आंसर 2 होगा, ठीक है। अल्व्यूलर कैपिलरी की बात कर रहा है, तो अल्व्यूलर ब्लड कैपिलरी वही होगा ना जो अल्व्यूलाई के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी सरफेस का क्या कैरेक्टर नहीं है। थीन परमेबल ऑफ टू गैसेस, ये तो सही है। एक्सटेंसिव, लिस्ट वेस्कुलराइज, मॉइस्ट, नहीं मोर वेस्कुलराइज होगा, ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म थ्रू द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के थ्रू डिजोल्व फॉर्म में कितना % O2 ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये भी NCERT का लाइन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है 3%। अब देखें, हाउ मेनी O2 मोलिक्यूल्स कैन बाइंड विथ सिंगल मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, एक मोलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ कितना O2 बाइंड करेगा, तो 4 O2 बाइंड करता है। देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड होता है इसका, ठीक है, यानी HbO2 का 4 मोलिक्यूल बाइंड करेगा। तो टू विच पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डज CO2 बाइंड, तो हेमोग्लोबिन के किस पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, तो एमिनो ग्रुप से, एमिनो ग्रुप ऑफ ग्लोबुलिन, आंसर 2 हो गया। उसके बाद 29 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की साथ कर रहा है, तो सीधा यदि कुछ भी याद नहीं रहे तो 2 ही पॉइंट याद रखना है कि pH और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और pH का कंडीशन सेम होगा, बाकी सब उल्टा होगा। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई लो, टेम्परेचर लो, ये दोनों तो सेम है, हाँ ठीक है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 4, यहाँ हाइड्रोजन प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है। देखो, विच फैक्टर फेवर द बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हेमोग्लोबिन इन टिश्यू, टिश्यू के बात कर रहा है ना, किसका बाइंडिंग, CO2 का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम होना चाहिए, आंसर हो जाएगा क्या 4। इन मैच्योर मेमेलियंस इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC की बात कर रहा है, रिस्पायरेशन इज एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा, क्योंकि उसमें कोई भी जो है ऑर्गन नहीं होता है, तो एनारोबिक हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू बाय 1 लीटर ऑफ ब्लड अंडर द स्ट्रेनियस कंडीशन इज अप्रोक्सीमेटली, O2 की बात कर रहा है तो O2 5 हो जाएगा ml, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है तो 4 ml हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निमेटोक्सिक सेंटर एंड कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, reducing the duration of inspiration, increase the duration of inspiration only, first increase and then reduce the duration of expiration, increase the duration of expiration, ये वाला पॉइंट उससे पीछे बता चुके हैं, तो आपका राइट आंसर क्या है 1 हो जाएगा। रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इनहिबिटरी इफेक्ट काउज करता है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखें, ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच अल्व्यूलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, इसको बोलते हैं एम्फाइसेमा, आंसर 2 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा का सिम्टम्स कौन है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, नॉइजली विजिंग, एल्व्यूलर वॉल आर डैमेज,
तो आंसर 3 अल्वियोलाई वाला डैमेज ये किसका है, तो ये है एम्फाइसेमा का। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्यूपेशनल डिजीज। जो स्टोन ब्रेकर होता है उसको जो डिजीज होता है उससे में से ये कौन सा नहीं है, तो सिलिकोसिस है, एब्स्टियोसिस है, निमोनियासिस है, सार्स नहीं है। आंसर 3 हो गया। 37 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व द कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ ग्राइडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग। तो क्या हो जाएगा, तो कौन सा नहीं है ना, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व कंटिन्यू एक्सपोजर। अच्छा, तो ये फ्लोरोसिस हो जाएगा एंड एब्स्टियोसिस दोनों हो जाएगा, आंसर दोनों होना चाहिए, फ्लोरोसिस एंड एब्स्टियोसिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग विच CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज टूटता है किसमें, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और एनर्जी में, और हीट भी देता है साथ में। तो ये होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जो टिश्यू में होगा। आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द रिस्पायरेटरी ऑर्गन वेरी इन डिफरेंट एनिमल ड्यू टू दियर। तो इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो अलग अलग एनिमल का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्यों, तो क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो उसका होता है ट्रेकियल ट्यूब होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग रिस्पायर वाया वक्कल कैविटी, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स। इसके द्वारा कौन सा ऑर्गन क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है, किसके द्वारा, वक्कल कैविटी का, मॉइस्ट स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग हो गया। जो एम्फीबियन है वो लैंड सरफेस में और वाटर सरफेस दोनों जगह रिस्पायर कर सकता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड आर लाइक क्रेफिश, प्रॉन एंड मोलस्कस, लाइक यूनियो आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, गिल्स होता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन मोस्ट वेल डेवलप्ड इन। तो मैमल्स में क्या होता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज नॉट इन्वॉल्व इन कंडीशनिंग द एयर। तो इनिशियल ब्रोंकियल, नजल चैम्बर, अल्विलाई, अल्विलाई होता है। आंसर क्या हो जाएगा, अल्विलाई हो जाएगा। देखो ये मतलब हुआ कि अगर हम ठंडा एयर लेते तो गर्म करना, गर्म एयर लेते तो ठंडा करना, या फिर गंदा एयर लेते तो साफ़ करना, यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 में देखो, अ थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एट लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा डज ट्रेकिया डिवाइड। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकी एंड सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन 11 देखो, विच मेम्ब्रेन कवर द लंग्स एंड प्रोवाइड द प्रोडक्शन। तो इसको होता है पेरिकार्डियल, ये तो हार्ट में होता है, रीनल जहाँ भी होगा तो किडनी से। प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। एक होता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होता है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। आंसर 3 हो गया उसका, कितना हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेयर आर लंग्स सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में लंग्स सिचुएटेड है, तो वो है थोरैसिक चैम्बर में, यानी थोरैसिक कैविटी में। उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम इज नॉट इंड्यूस्ड इन वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में किस वॉल्यूम को इंड्यूस नहीं किया है, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको नहीं इंड्यूस किया था, बाकी को जोड़ के क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। ये सारे के सारे वाइटल कैपेसिटी में आएगा, ये हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेलेक्ट द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन। तो इसका लास्ट स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप है ये ब्रीथिंग हो गया, जो इंस्पायरेशन करते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, कहाँ पे होगा, तो अल्विलाई में होगा।
उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा, फिर O2 का क्या यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन O2 जो लास्ट स्टेप है यहाँ ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका लास्ट स्टेप। 15 नंबर देखो, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन द इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर, इंस्पायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वही होना चाहिए हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच मसल्स हेल्प इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन सा मसल्स को यूज किया जाता है, तो वो होता है आपका क्या, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द ब्रीथिंग रेट ऑफ नॉर्मल हेल्दी मैन इज 12 से 16 टाइम्स होता है, क्वेश्चन ऑप्शन 4 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम इन नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर टाइडल वॉल्यूम ना, टाइडल वॉल्यूम, हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका 6000 से 8000 पर मिनट। अगर सिर्फ बोलेगा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है तो वो हो जाएगा 500 ml। 19 नंबर देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 20 देखिए, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, तो अल्वोलाई में होता है। देखिए 21 नंबर, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एंड CO2 इज रिप्रेजेंटेड एज, तो PO2 लिखेंगे और PCO2 लिखेंगे, देखो कौन सा सही है, 1 नंबर सही है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो 1 2 तो दोनों सही है भाई, दोनों ऑप्शन सेम हो गया, तीनों ऑप्शन सेम है, 1 2 3। एक्चुअली ये क्वेश्चन आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है, एक्चुअली क्या होता है कि पार्शियल P बड़ा लिया जाता है और ऐसा CO2 लिया जाता है, आप पार्शियल प्रेशर O2 ऐसा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रिंटिंग में ही थोड़ा सा ये है, आप इसको मान लीजिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेरिक एयर एज कंपेयर टू अल्वुलाई रिस्पेक्टिवली, तो अल्वुलाई के कंपेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, लो एंड हाई, आंसर हो जाएगा 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर अल्वुलाई टिश्यू रिस्पेक्टिवली, एटमॉस्फेयर में 0.3, अल्वुलाई में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा 40, और ये और जाकर टिश्यू में 45, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाइंड विथ हेमोग्लोबिन ऑफ RBC टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन आता है। क्वेश्चन नंबर 25, विथ विच पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डू O2 मोलिकुल बाइंड, तो हीम के साथ, ऑक्सीजन किस मोलिकुल के साथ बाइंड करता है, तो हीम ग्रुप के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिनो ग्रुप के साथ, आंसर 1 हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये ऐसा है, ये इधर से 1 हो गया, इधर से 2, कौन सा क्या है, तो देखो ये अगर यहाँ पे क्या एसोसिएशन हो रहा है, इधर जा रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, तो पहला हो जाएगा एसोसिएशन, दूसरा हो जाएगा डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन कहाँ पे होता है, अल्विलाई में होता है, अल्विलाई में कहाँ है, तो पहला लंग्स में हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा टिश्यू में, यही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर देखिए, अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ O2 नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, आंसर 3, ठीक है। 28 नंबर, विच फैक्टर अफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम हेमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ना, तो वही बात, तो डिसोसिएशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा और pH कम होगा, बाकी सब ज़्यादा होगा, तो pH नहीं, ये तो नहीं होगा, pH ओनली नहीं, और सैलिनिटी टेम्परेचर ये नहीं, ये सारा का सारा सही होगा, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 29 देखिए,
high percentage of CO2 is transported in dissolved form as compared to O2. This is because, तो क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है O2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसका सोलिबिलिटी ज़्यादा होता है, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर 2 हो जाएगा। विच फैक्टर इन टिश्यू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन इन ब्लड। बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन इन ब्लड, ब्लड में ना, तो आंसर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर CO2। हाउ मच O2 इज डिलीवर्ड, CO2 is delivered to the alveoli at every 100 ml of deoxygenated blood, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। आंसर 4। अगर यहाँ CO2 की जगह O2 होता तो आंसर हो जाता 5। देखिए, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन RBC एंड प्लाज्मा टू कैटलाइज द रिएक्शन, द कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। आंसर क्या हो गया? 1। 33 नंबर, स्पेशलाइज्ड सेंटर नोन एज रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट द रिस्पिरेशन लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहाँ पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलो, विच सब्सटेंसेस व्हेन प्रेजेंट इन हाई लेवल कैन एक्टिवेट द केमोसेंसिटिव एरिया, तो हाइड्रोजन होता है वो, हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट की बात कर रहा है। आंसर 3 हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आंसर क्या हो गया? सेम क्वेश्चन एक बार आ चुका है, यही क्वेश्चन है। आंसर 4, एब्स्टोसिस। ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।